नमस्कार भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रामबाण अकेडमी पर। तो भाई जल्दी से जुड़िए, कमेंट करते हैं, करिए। फिर आज की जो क्लास ले रहे हैं हम ऐप पर जो ले रहे हैं भाई, वो ले रहे हैं हम हिंदी की क्लास। हिंदी में चल जी, नमस्कार भाई, नमस्कार। हिंदी में क्या हुआ कि भाई हमने बीच में कम क्लास ली है, तो आज हिंदी शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो हिंदी में आज हम शुरू में जो लेंगे वो थोड़ा पहले शब्दों का ज्ञान की बात करेंगे। देखिए वैसे तो हिंदी में प्रैक्टिस ही करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करें उतनी अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम शब्द ज्ञान पर ध्यान दे रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रोल होता है शब्दों का। जो हिंदी के कोई भी कंपटीशन होता है उसमें शब्दों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम उनको ढंग से हैंडल कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम ऐसे ही लापरवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ शब्दों के बारे में। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कुछ शब्द की। जैसे एक शब्द होता है मलिन। मलिन का मतलब क्या होता है? मलिन मतलब है जिसमें मतलब सफाई ना हो, उसे मलिन बोलते हैं। ठीक है, मलिन मतलब हो गया गंदा। एक है पंकिल, इसका मतलब भी गंदा होता है। ठीक है, मलिन और पंकिल जनरली, ये जो पंकिल बना है तो ये पंख शब्द से बना, पंख। और ये जो पंख होता है इसका मतलब होता है कीचड़। तो इसका मतलब पंकिल का मतलब होगा कीचड़ युक्त, और मलिन का मतलब किसी भी रूप में गंदे के रूप में बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी गंदे रूप जो होता है उसे मलिन बोल सकते हैं, और पंकिल बोलते हैं कीचड़ युक्त गंदा जो होता है। समझ में आ गया होगा? जैसे मान लिया कहीं पानी भरा हुआ है और उसके अंदर कीचड़ है तो उसे बोलेंगे पंकिल पानी, पंकिल जल, उसे पंकिल जल बोलेंगे। ठीक है, अब मान लिया कोई बस्ती है, वहां पर पता चला जी कीचड़ नहीं है, कूड़ा कबाड़ा फैला हुआ, तो उसे बोलेंगे मलिन बस्ती। ठीक है, तो दोनों का मतलब गंदा है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक, और बढ़ते हैं भाई। अब अगर हमसे कोई कहने लगे कि इनका विलोम क्या है, तो मलिन के लिए भी विलोम हो सकता स्वच्छ, और पंकिल का विलोम भी हो सकता स्वच्छ, साफ सुथरा। ठीक है, मलिन का पंकिल का विलोम हो गया साफ सुथरा या स्वच्छ। ठीक है, ओके भाई, चलिए अब आप बताएंगे हमें। ठीक है, जैसे एक तो होता स्वच्छ, एक होता स्वस्थ। स्वस्थ का विलोम हो गया रोगी। ठीक है, तो स्वस्थ का विलोम रोगी हो गया, स्वच्छ का विलोम तो समझते हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है इतना तो आप सभी जान ही रहे हैं। और शब्दों पर चलते हैं अब हम। अगला एक शब्द है, देखते हैं। हाँ जी, एक शब्द है दृग, एक है मृग। मृग तो हिरण को बोलते हैं, लेकिन दृग बोलते हैं आंखों को, नेत्र को। ठीक है, मृग हिरण है, दृग नेत्र है। नेत्र नयन, आंख, चक्षु। ठीक है, मृग को तो हटा देते हैं यहां से अब। नेत्र नयन आंख चक्षु, अक्षी बहुत जरूर, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्षी। ठीक है, अक्षी, लोचन और विलोचन, ये आंख के पर्यायवाची है इतने सारे। ठीक है, अब यहां से भी और शब्द बन जाते हैं। और शब्द क्या बनते हैं वो देखिए। जैसे लोचन है, लोचन से मिलकर बना त्रिलोचन। त्रिलोचन मतलब जिसके तीन नेत्र हों, भगवान शंकर को बोलेंगे। त्रिलोचन मतलब जिसके तीन आंखें हों, या त्रिनेत्र, भगवान शंकर को बोलेंगे। ठीक है, अक्षी से कैसे बनते हैं? अक्षी, अक्षी से बनता है एक शब्द मीनाक्षी, जिसकी आंखें मछली के जैसी है। मीनाक्षी मतलब, मीन मतलब मछली, जिसकी आंखें मछली जैसी है, मीनाक्षी। ठीक है, मयूराक्षी, जिसकी आंखें मोर के जैसी है, मयूराक्षी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दृग, अक्षी, लोचन, विलोचन, ये सब किसके होते हैं? आंख के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद देखिए, मैं जो ले रहा हूं ऐसे शब्दों को ले रहा हूं जहां पर थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होता एक शब्द से दूसरा कैसे बनता है इन शब्दों पर? देखिए मेन बात यह है कि आपने पढ़ भी रखे हैं तो, लेकिन मजबूत होनी चाहिए पकड़, पकड़ मजबूत हो जानी चाहिए कि अब आप जो है ना इनमें कभी गड़बड़ गड़बड़ ही ना करें।
ठीक है, कभी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग क्लियर समझ में आना चाहिए आपको। अच्छा, ये चलिए मुझे ये बताइए, अगर हम कहें नाग, नाग का विलोम मतलब एक तो होता सांप, दूसरा मतलब क्या होता बतानिए। सांप मतलब पर्यायवाची नहीं बताना, कुछ और बताना है। नाग का एक अर्थ तो होता सांप, दूसरा अर्थ बताना है, पर्यायवाची नहीं बताना। पर्याय का मतलब अब कहने लगे सांप है भैया, या फिर बयाल है, भुजंग है, ये सांप के पर्यायवाची नहीं बताने हमें, हमें इसका अलग ही अर्थ बताना है। जल्दी बताइए। चलिए जी, उम्मीद है आपने, देखिए क्योंकि थोड़ा सा डिले होता है इसमें, इसलिए हम आपको कुछ ही टाइम देते हैं। हाथी को भी नाग बोलते हैं, नाग सांप को भी बोलते हैं, नाग हाथी को भी बोलते हैं। अब हाथी को नाग भी बोला जाता है, गज भी बोला जाता है, लेकिन हाथी को एक शब्द बहुत अच्छा दिया गया है जिसे बोलते हैं द्वीप। द्वीप, अब ये जरूर ध्यान रखना, द्वीप बड़ी मात्रा नहीं है, छोटी मात्रा है। एक होता द्वीप, ये क्या होता है, ये होता टापू, या जिसे आइलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, या जलजीरा भी बोलते हैं टापू को। क्या बोलते हैं, जलजीरा भी बोलते हैं। टापू या द्वीप अलग होता, द्वीप होता हाथी। इसका मतलब क्या होता उसको समझिए। द्वीप का मतलब जो दो बार पीता है, दो बार पीने वाला, ठीक है, दो बार पीने वाला। आपने देखा कि हाथी जब पानी पीता है तो पहले सूंड से भरेगा, मतलब नीचे से सूंड में भरेगा और सूंड में से फिर मुंह में भरेगा उसे। तो दो बार में पानी पीता है, इसलिए हाथी को द्वीप कहा जाता है, गज भी कहते हैं। ओके, टापू को द्वीप बोलते हैं। अब द्वीप, द्वीप और द्वीप, और इसके बाद आ गया एक द्विज। द्विज क्या होता है, जो दो बार जन्म लेने वाला, जिसका जन्म दो बार हो या दो बार जन्म लेने वाला। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। देखिए, द्वीप टापू, द्वीप दो बार पीने वाला हाथी, हाथी का गज भी होता है, और द्विज होता दो बार जन्म लेने वाला। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आंचल जी। अब ये दो बार जन्म जन्म लेने वाला कौन होता, द्विज किस किस को कहते हैं? द्विज बोलते हैं पक्षी को, द्विज बोलते हैं दांत को, द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को, और द्विज बोलते हैं गणेश जी को। ठीक है, क्यों बोलते हैं द्विज, क्यों बोलते हैं? देखिए, पक्षी, पक्षी का पहला जन्म बताते हैं जब वो अंडे में आता है, और दूसरा जन्म वो माना जाता है जब वो अंडे से बाहर आता है। तो पक्षी दो बार में जन्म लेता है, इसलिए पक्षी को द्विज बोला गया। दांत, अभी जानते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है उसके दूध के दांत होते हैं, फिर वो मतलब गिर जाते हैं, दूसरे दांत आते हैं, तो इसलिए दांत भी दो बार जन्म लेते हैं, इसलिए द्विज बोला गया। ब्राह्मण, ब्राह्मण का पहला जन्म बताया मां के पेट से, और दूसरा जन्म तब बताते हैं जब वो जनेऊ धारण करता है, तो इसलिए ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं। और गणेश जी की तो कहानी पता ही है, एक बार जन्म हुआ, भगवान शंकर ने उनकी गर्दन काट दी, फिर दोबारा उनको पुनर्जीवित किया गया, इसलिए गणेश जी को भी द्विज कहा जाता है। ठीक है, तो द्वीप, द्वीप और द्विज, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल जी, बहुत अच्छे। अब देखते हैं, एक शब्द है चिर, एक है चीर। चिर का मतलब है जो लंबे समय से चल रहा हो, और चीर का मतलब है वस्त्र या कपड़े। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं बच्चे, क्या इनको रट लेते हैं, ऐसे ही रट लेते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो ना उन्होंने ढंग से नहीं समझते, और अगर लैंग्वेज में ये नहीं मिला, कुछ और आ गया, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नितिन जी बहुत अच्छे, नितिन जी, आंचल जी, नितिन जी बहुत बढ़िया। अच्छा, चिर मतलब लंबे समय से, चीर मतलब वस्त्र। अब देखिए कैसे, चिर का मतलब जैसे, जैसे कोई कहे चिर परिचित, एक शब्द लगा चिर परिचित, जिससे हम काफी लंबे समय से परिचित हैं। ये तो मेरा चिर परिचित व्यक्ति है, तो ये इससे तो मैं काफी लंबे समय से, कई वर्षों से इससे जान पहचान है, तो उसे बोलते हैं हम चिर परिचित। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब जैसे चीर कह रहा है, द्रौपदी चीर हरण, द्रौपदी चीर हरण, जब द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे दुशासन द्वारा, तो उसे बोला गया द्रौपदी चीर हरण, वस्त्रों का किया था, चीर हरण, इसलिए। समझ में आ गया, तो चीर मतलब वस्त्र, और चिर मतलब चिर परिचित, लंबे समय से। चिर स्थाई, चिरंजीवी लिखते ना, जैसे शादी का कार्ड होता है तो उसमें
लड़के के लिए लिखा रहता ची ऐसे, और लड़की के लिए लिखा रहता आयु, तो ये इसका मतलब है चिरंजीवी आयुष्मती। ठीक है, इसका पूरा मतलब है चिरंजीवी, यानी कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो ये दूल्हा है इसकी उम्र लंबी हो, आयुष्मती, ये भी लंबी उम्र वाली हो, आयुष्मती हो। तो आयुष्मती और चिरंजीवी का शॉर्ट लिख देते, ची और आयु। ठीक है, समझ में आ गया होगा? ओके भाई, बहुत अच्छे। तो ये चिर और चीर में अंतर समझ में आ गया। और चलते हैं, ऐसा ही एक शब्द और देखिए। हाँ जी, एक है गत, एक है गात, एक है गर्त। गत, गात और गर्त। ठीक है, गर्त का मतलब है गड्ढा। ठीक है, गर्त का मतलब गड्ढा है, गात का मतलब है शरीर या बदन, और गत का मतलब है बीता हुआ। ठीक है, तो पहले ये समझ में आ गया, गर्त मतलब गड्ढा, ठीक है, गात मतलब शरीर, ठीक, और गत का मतलब है बीता हुआ। लेकिन यहां पर और भी चीज आगे बढ़ती है, ये समझ में आ गया होगा, ये तो दोनों क्लियर है, मैं इनको हटा देता हूं। अब जो गत होता है, गत का मतलब एक बीता हुआ होता है, और गत का मतलब दशा या स्थिति भी होता है। ठीक है, गत का मतलब बीता हुआ भी होता है, गत का मतलब दशा स्थिति भी होती है। जैसे अगर हम कहें गत कल, गत कल का मतलब यह है कि जो कल बीत चुका है, यस्टरडे। गत कल का मतलब होगा यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। ठीक है, तो गत कल बोलेंगे यस्टरडे को। अच्छा जी, दूसरी चीज, गत का प्रयोग दशा के रूप में क्या होता है? तुमने अपनी गाय की क्या गत कर दी, क्या गत कर दी, क्या स्थिति दशा बिगाड़ दी भाई। आप इसको तसल्ली बख्श इसके साथ जो है खाना पीना नहीं देते क्या गाय को? तुमने अपनी गाय की क्या गत कर दी, गत मतलब दशा स्थिति। समझ में आ गया होगा? तो यहां पर ये गत का मतलब दो होते हैं, दशा स्थिति और बीता हुआ भी। अब ऐसे में यहां पर एक चीज साथ के साथ लेकर चलेंगे, तो आप बताएंगे गत का विलोम क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, गत का विलोम क्या होना चाहिए। तब तक मैं दूसरे शब्द लाता हूं। ठीक है, अब देखिए, एक शब्द है आदि और एक है आदि। ये जो आदि है ये है आदत होना, नीचे वाला, और ऊपर वाला जो आदि है इसका मतलब है शुरुआत, प्रारंभ होना। ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी, गुरु जी नोटिफिकेशन नहीं आया, ऐप पर ओपन कर रखी जब से ही। अरे सिद्धार्थ यादव बोल रहे भाई, और किस कोई है जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा? बताना भाई, किस किस के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा? ऐसे तो यार गड़बड़ हो जाएगी। पहले यूट्यूब पर था कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, अब ऐप पर भी दिक्कत आने लगी क्या? आया था, आंचल जी बोल रहे हैं आया था। सिद्धार्थ जी देख लीजिए, तो आप प्लीज सिद्धार्थ जी एक बार अपने नोटिफिकेशन की सेटिंग ऑन कर लेना। कई बार क्या होता है कि हम नोटिफिकेशन कुछ को अलाउ करते हैं तो वहीं से नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन की सेटिंग जरूर चेक कर लेना अगर ऐसा है तो। हो सकता है आपके पास बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उनकी नोटिफिकेशन की सेटिंग ऑन नहीं होती, तो इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए भाई, आदि प्रारंभ होना, आदि मतलब आदत होना, ये क्लियर है। जैसे ये कहे आदि, आदि का विलोम हो गया अंत। ठीक है, लेकिन आदि होना, जैसे वह चाय पीने का आदि है, यानी उसे चाय पीने की आदत है, वह चाय पीने का आदि, ये वाला यूज है। ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्या करता, खाली स्थान देता, कौन सा शब्द आएगा। ठीक, अब आ जाएगा गत। गत का अभी तक आपने विलोम नहीं बताया, जल्दी से बताइए गत का विलोम, तब तक मैं और लिखता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम, एक शब्द होता अली, एक होता अली। ऊपर वाला अली जो है इसका मतलब है भौरा, और नीचे वाले अली का मतलब है सखी या सहेली।
सखी या सहेली, ऊपर वाले का है भौरा। ठीक है, ये ऐसे के ऐसे ही याद कर रखने हैं भाई। ठीक, थोड़ा थोड़ा सा अंतर आता रहता है शब्दों में, मात्राओं में, और उसी के अनुसार इनका अर्थ बदलता रहता है, जरूर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब थोड़े से दो तीन थोड़े से, हालांकि ऑफलाइन वाले जो हमसे जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सबको क्लियर है, लेकिन जो जुड़े हुए नहीं है तो उनके लिए नए भी हो जाते हैं ये सब। एक होता कटिबद्ध, एक होता कटिबंध। अच्छे सवाल हैं ये, अच्छे शब्द हैं ये, कटिबद्ध और कटिबंध। अब देखिए याद रखना, ये जो कटी है, कटी का मतलब कमर होता है, कटी का मतलब हमारे कमर को कटी बोलते हैं। ठीक है, कटिबंध का मतलब है कमर को बांधने की बेल्ट या पेटी, कमर को बांधने वाली पेटी या बेल्ट, जो जिससे कमर पर हम कुछ भी बांधे, कोई भी चीज, उसे कटिबंध बोलेंगे हम। आगत, बिल्कुल जी, गत का आगत, थोड़ा सा देखिए और अच्छा मिल जाएगा आपको, थोड़ा सोचेंगे आंचल जी, सिद्धार्थ जी, नितिन जी, थोड़ा सा सोचिए, अच्छा शब्द ढूंढिए गत का। ठीक है, कटिबंध का मतलब है पेटी या बेल्ट जिससे कमर को बांधा जाता है। कटिबद्ध, कटिबद्ध कैसे कहते हैं, देखिए कई बार कहते हैं हाँ भाई टेस्ट आ रहा है, कमर कस लो, ऐसी बोलते हैं ना, कमर की बेल्ट बांध लो, कमर कस लो, गेहूं की कटाई आ रही है, तो जब हमें कोई कठिन काम करना होता है तो कहते हैं कमर कस लो, यानी कमर बांध लो, ऐसी बोलते हैं ना। तो कटिबंध का मतलब तो पेटी हो गया कमर को बांधने वाली, और कटिबद्ध का मतलब बोलेंगे जी हाँ जी हम तो बिल्कुल तैयार है, ले आओ टेस्ट को आप, 10 दिन बाद करा दो, हम यूपी पुलिस का देने को तैयार है, बिल्कुल तैयार है ये। ठीक है, ऐसा बोलेंगे तो इसका बोले इसे किसी थोड़े टफ कार्य के लिए तैयार रहना, कोई थोड़ा कठिन कार्य के लिए तैयार रहना कटिबद्ध होता है। हम तैयार हैं, आप शुरुआत तो करो, उसे बोलते कटिबद्ध होना। समझ में आ गया होगा। अभी तक गत का कोई शब्द अच्छा नहीं मिला है भाई, थोड़ा सा करो, इसके बाद चलते हैं अगले, एक और देखते हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, अविराम और अभिराम। अविराम होता है, विराम का मतलब रुकना, तो अविराम का मतलब है बिना रुके, और अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, अभिराम का मतलब सुंदर हो गया, जैसे अविराम मतलब बिना रुके, अभिराम मतलब सुंदर, सुंदर का जैसे, हाँ जी, हमारा पूरा परिवार घाटी के नैनाभिराम दृश्य को देखकर आह्लादित था। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, हमारा पूरा परिवार घाटी के नैनाभिराम दृश्य को देखकर आह्लादित था। आह्लादित होना, बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, अंदर से खुश होना, आह्लादित मतलब होना, अंदर से खुश होने को आह्लादित बोलते हैं। नैनाभिराम, नैन मतलब आंख, और अभिराम मतलब सुंदर, ऐसा दृश्य जो आंखों को सुंदर लग रहा हो उसे बोलते हैं नैनाभिराम। समझ में आ गया होगा, क्लियर है भाई। ठीक है, अभी आपकी तरफ से गत का नहीं आया तो हम ही बता देते हैं। गत का मतलब बीता हुआ, और इसका विलोम होगा आने वाला। आने वाले के लिए एक अच्छा शब्द है आगामी। बताइए आसान है या नहीं है। गत का विलोम हो गया आगामी। ठीक है, आगामी कल, टुमारो, गत कल यस्टरडे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अतिथि क्या हो गया भाई नितिन जी, अतिथि तो अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अतिथि अलग चीज है, आगामी सही है इसका। यहां तक क्लियर हो गया। अभी हमने बताया अविराम और अभिराम। अब ऐसा ही मिलता जुलता है, एक है अविलंब और अवलंब। अविलंब और अवलंब आ जाते हैं भाई। तो अविलंब और अवलंब में देखिए, यहां पर है विलंब, वहां था अविराम, विराम मतलब रुकना, विलंब मतलब देर होना, विलंब का मतलब देर होना, तो अविलंब मतलब बिना देरी के, जिसमें कोई देर ना हो, बिना देरी के। और अवलंब का मतलब होता सहारा, सहारा। अविलंब मतलब बिना देरी के, और अवलंब का मतलब सहारा है भाई। अब आ जाते हैं अवलंब से कौन से शब्द बन सकते हैं। अवलंब से भी हमारे कुछ शब्द बनते हैं।
ठीक, देखिए मैं ज्यादा शब्दों के ना करके मैं चाह रहा हूं कि जितने भी शब्द सीखे आप, जितने भी यहां पढ़ाए जाए, उनको अच्छी तरह से दिमाग में फीड हो, कहां पर कैसे, जो जो आज आपने पढ़ लिया वो दिमाग में फीड हो जाना चाहिए। इसी हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अवलंब मतलब सहारा। जैसे एक शब्द होता है स्वावलंबी, जो किसी दूसरे के सहारे न हो, जो अपने ही सहारे हो। अपने ही सहारे। परावलंबी इसका विलोम हो गया। परावलंबी, पर मतलब दूसरा, जहां भी पर लगेगा दूसरे के लिए, श मतलब अपने लिए। ठीक है जी। आह्लादित का मतलब जब अंदर से खुश होता तो उसे आह्लादित बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। परावलंबी, स्वावलंबी मतलब अपने सहारे, परावलंबी मतलब दूसरे के सहारे। स्वय जहां लगेगा वो खुद के लिए, पर दूसरे के लिए। अभी आते हैं दूसरे के सहारे या दूसरे के आश्रित। जो दूसरे के आश्रित हो, दूसरे के सहारे हो, उसे परावलंबी बोलते हैं। अब देखिए शव और पर का देखिए, जैसे एक शब्द है स्वदेश। स्वदेश अपना देश, परदेश दूसरा देश। ऐसे बोलते ना, परदेश, रे पूरा है, ये वाला नहीं है रे, ये प्रदेश राज्य को बोलते हैं, ये राज्य के लिए, प्रदेश दूसरे देश को बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जहां भी पर शब्द लग जाए तो कहीं दूसरे के लिए कह रहा है। सव लग जाए तो समझ जाइए ये अपने लिए कह रहा है, जैसे स्वयं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो ये हमने क्या लिया, अविलंब, अवलंब, अविराम, अभिराम, ये सब हो चुका है। ठीक, एक और शब्द देखिए जो बहुत पूछा गया है, एक होता कांति, एक होता क्रांति, और एक होता क्लांति। कांति का मतलब है चमक, क्रांति का मतलब बदलाव या आंदोलन, बदलाव या आंदोलन को क्रांति बोलते हैं, और क्लांति बोलते हैं, क्लांति थकान को बोलते हैं, थकान को बोलते हैं क्लांति। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे आंचल जी। कांति चमक है, क्रांति बदलाव या आंदोलन को बोलते हैं, और क्लांति थकान को बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब क्लांति की जगह क्लांत आ जाए तो थका हुआ, मैं इस कठिन परिश्रम से क्लांत हो चुका हूं, थक चुका हूं। समझ में आ गया होगा। ओके जी, अरविंद चौधरी जी, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। अच्छा जी, आगे बढ़े। अरविंद चौधरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है रामबाण अकेडमी पर। आपका मैं पहली बार ही मैसेज पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि बाकी नितिन जी, सिद्धार्थ जी, आंचल जी, ये तो बीच बीच में मैसेज करते रहते हैं। और ठीक है, आपका पहली बार मैसेज किया है तो हो सकता है आज आपकी फर्स्ट क्लास हो ऐप पर, तो इसलिए आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे चले, इसके बाद देखते हैं। ये कुछ शब्द हुए जो एक से शब्द से दूसरा बनता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे अभी हम बता रहे थे कि एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। एक शब्द के, जैसे गत के बताए थे, ऐसी कई शब्द होते हैं। तो अब हम बात करते हैं घन। घन का मतलब क्या है? घन का मतलब एक तो ये है कि किसी संख्या की पावर 3। ठीक है, संख्या की 3 घात जो होती है, पावर 3 होती है, उसे घन बोलते हैं। घन का मतलब एक होता हथौड़ा। ठीक है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो उसे भी घन बोलते हैं। और किसको बोलते हैं घन, जल्दी से बताइए मैं। ओके जी अरविंद जी, बहुत अच्छे, मोस्ट वेलकम। और उम्मीद करेंगे आप ऐप पर और यूट्यूब चैनल पर लगातार जुड़े रहेंगे, और उससे ज्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऐप और यूट्यूब के माध्यम से आपकी सारी जो शिक्षा के बीच में जो भी बाधाएं आ रही हैं आपकी सफलता के बीच में, वो सारी दूर हो जाएंगी। ये ऐसी हम उम्मीद जरूर करेंगे सभी के लिए जो भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी आंचल जी, जानते हैं हम, आप रोज वाले हैं, बल्कि अच्छी बात है ये। तो घन की तीसरा अर्थ बताइए, घन का तीसरा मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ भाई। बहुत अच्छे जी, गल घन का मतलब, आंचल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, घन का मतलब बादल भी होता है। घन का मतलब 3 घात भी होता है, हथौड़ा भी होता है, बादल भी होता है। ओके, चलिए अगला बहुत आसान सा सवाल है, कोटि। कोटि के 2 अर्थ बताने हैं, जल्दी से जल्दी बताते रहो आप भी। कोटि के 2 अर्थ बताने हैं, तब तक ये आप करेंगे, एक मैं बता देता हूं। ठीक है, कोटि के 2 बताने हैं, तो आप इसके 2 अर्थ बताइए क्या होता है। एक शब्द होता है बाग। बाग के 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता उपवन या बगीचा, उपवन कहो या बगीचा कहो। दूसरा जो बाग का मतलब होता है, घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम को भी बाग बोलते हैं।
कोटि के बताइए भाई। बहुत अच्छे सिद्धार्थ आंचल जी। उपवन या बगीचा, घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम कैसे? जैसे कहे कि अब तो सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में। बागडोर जो है बाग से बना, घोड़े की लगाम से बना है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे अरविंद चौधरी जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, कोटि। कोटि के दो अर्थ बताए अरविंद जी ने, बिल्कुल ठीक बताए। देखिए कैसे। कोटि का पहला अर्थ है करोड़ और दूसरा अर्थ है प्रकार। कोटि का एक अर्थ है करोड़, दूसरा अर्थ है प्रकार। करोड़ कैसे? जैसे भाई कहते कोटि कोटि नमन, करोड़ों करोड़ों बार आपको प्रणाम करते हैं, तो वो कोटि कोटि नमन बोलते हैं। और ये जो कहा गया कि इसके कितने 4 कोटि हैं, 4 प्रकार है, तो ये कहा जाता है कि जो हमारे पहले लिखा हुआ था कि हिंदुओं के 33 कोटि देवता हैं, तो बहुत सारों ने उसको 33 करोड़ कर दिया। वास्तव में वो 33 प्रकार के देवता हैं। कोटि का मतलब प्रकार है। हमारे जो हिंदू धर्म में कोटि बोला गया है, देवता माना गया है, वो प्रकृति को माना गया है। और प्रकृति के 13 रूप है, 33 रूप है, तो 33 प्रकार के देवता निर्धारित किए गए हिंदुओं में। ठीक है भाई। निक्की जी जय हिंद भाई, जय हिंद। ओके भाई, ओके, बहुत अच्छे जी, तहे दिल से, बिल्कुल। अब आ जाते हैं, निक्की जी आज लेट जुड़े हैं, बिजी होंगे शायद। कोटि हो गया, अभी और चलते हैं भाई। इसके बाद एक होता मत। मत का एक मतलब क्या है? मत का मतलब है वोट या राय। ठीक है, वोट को मत बोलते हैं भैया। अभी मतदान होगा, जैसे कि भाई 26 तारीख को मतदान है, तो वोट का दान है। राय, आपका इस बारे में क्या विचार है, क्या मत है? तो राय या विचार को भी, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भाई यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा जुलाई में संभावना है, आपका इस बारे में क्या मत है? समझ में आया? तो ये क्या है? राय या विचार हो गया। और मत का एक मतलब और बताइए। वोट और विचार, बिल्कुल जी, इससे अलग बताइए। तीसरा, दो तो लिख दिए मैंने, तीसरा बताइए। बोलो भाई। चलिए तब तक और बताएंगे, एक और ले लेते हैं हम। ये क्लियर है? ओके, आ रहा है आपका? नहीं आ रहा? चलिए भाई बता देता हूं। मत का मतलब है नहीं। नहीं के लिए भी तो होता है भाई, ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, इसको मत खाओ। मत का मतलब किसी चीज को रोकना, उसके लिए भी तो मत का होता है। ठीक है, तो मत मतलब नहीं के लिए भी होता है। ठीक है, अब देखते हैं दल। दल के दो मतलब बताएंगे। तब तक मैं कोई और शब्द ले लेता हूं। तब तक बहुत आसान शब्द, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द, अंबर। अंबर के मतलब आकाश है। अब दल के दो अर्थ लिखेंगे, और अंबर का दूसरा मतलब वस्त्र है। ठीक है, आकाश, अंबर, और क्या बोलते हैं? वस्त्र। अंबर का मतलब दूसरा वस्त्र भी है। जैसे, बहुत अच्छे जी। ताला कहां से आ गया? राधे जी, राधे जी आपका हार्दिक स्वागत है। ओके, बहुत अच्छे भाई। हाँ जी, देखते हैं। तो अभी हम अंबर का वस्त्र आया है, तो वस्त्र की बात करते हैं। जैसे पीतांबर। पीतांबर मतलब पीले वस्त्र वाला। जिसने पीले वस्त्र पहन रखे हैं उसे पीतांबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्रों वाला। दिगंबर, जिन्होंने दिशाओं को ही वस्त्र मान रखा है। जैसे जैनियों में दो कैटेगरी होती है, श्वेतांबर और दिगंबर। जो जैन लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर, और जो दिशाओं को जिन्होंने वस्त्र मान लिया, नग्न रहते हैं, उन्हें दिगंबर बोलते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। अरविंद चौधरी जी, विष्णु सेना, सेना, बिल्कुल जी। तो एक सही आंसर आ रहा है इसका, दल। दल का मतलब है, दल का मतलब है सेना या समूह। दूसरा मतलब भी तो बताओ भाई। सेना या समूह, बिल्कुल आंचल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे। दल का मतलब होता है पेड़ के पत्ते को भी दल बोलते हैं। जो पेड़ का पत्ता होता है, ऐसे लिखना, पेड़ का पत्ता। ठीक है, पेड़ का पत्ता दल कहलाता है। ओके, दूसरा, अगर दल की जगह हम बल कह दें तो बल का मतलब भी ताकत होता है, और बल का मतलब भी सेना होता है। जैसे हम कहते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, तो ऐसे में सेना के रूप में भी बल का को बोला जाता है। ठीक है, तो बल के मतलब ताकत और सेना है, दल का मतलब सेना भी है, और पेड़ के पत्ते को भी बोला जाता है।
ओके, समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अब यहां तक। ये शब्द हमने लिए, एक शब्द के कई अर्थ और दो शब्द मिलते जुलते उनके अर्थ। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए, अब आपको पहले चीज ये याद रखनी है, जैसे अब हम कुछ एक शब्द होता है जो पूरे एक वाक्य का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे शब्दों की बात करते हैं। एक शब्द जो पूरे एक मतलब वाक्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हम उन शब्दों की बात कर लेते हैं। जैसे, हाँ जी, एक शब्द है अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। जो भी लिख रहा हूं मैं यहां पूरा नोट करना भाई, एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो पूछने के चांस नहीं हो, ठीक है। तो अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। तो ए का मतलब जहां भी लगता नहीं के लिए आता है। अभी ए वाले और आएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जैसे अनिकेत, अनिकेत, निकेत जो है निकेतन से बना, निकेत और निकेतन घर को बोलते हैं। जिसका अपना घर ना हो। जिसका अपना घर ना हो अनिकेत बोलते हैं। यहां पर एक और बहुत अच्छा आता है, लिख लिया होगा। अनिकेत के बाद लिखेंगे यायावर, यायावर। अब देखिए, इसमें और इसमें एक अंतर है। जिसका स्थायी निवास ना हो। अब देखिए जाए तो दोनों को एक ही रूप में ले लिया गया भाई। जिसका स्थायी निवास नहीं है, जिसका घर नहीं है, दोनों एक से ही रूप में है, लेकिन थोड़ा अंतर है। देखिए, जैसे सपोज करो आज का युग है, आज का युग है, एक व्यक्ति है। अब वो क्या होता है, यहां से गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरता है और उसकी ड्यूटी लग गई भैया चंडीगढ़ पुलिस में। अब चंडीगढ़ में वो क्या करेगा, किराए पर रहेगा, अपना घर तो नहीं है ना, ठीक है भैया। वो कह रहा है जी मैं तो एनिकेत हूं, मेरे तो घर नहीं है, मैं तो किराए पर रह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा व्यक्ति जो शहर में रह रहा है या गांव में रह रहा है, लेकिन वहां पर उसका उसका मकान खुद का नहीं है, तो उसे बोलेंगे एनिकेत। लेकिन यायावर क्या है, यायावर जैसे पहला जो आदि मानव रूप में था, तो वो जानता ही नहीं था कि घर भी बनता है। वो क्या करता था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं है, ना घर है, वो क्या कि आज यहां पर रुक रहा है। फिर पता चला जी अपने शिकार के पीछे पीछे 20 किलोमीटर पहुंच गया, फिर वहीं पर रुकना शुरू कर दिया। तो उसका कोई परमानेंट पता नहीं है, तो उसे बोलते हैं यायावर। जहां पर भी पता चलेगा जी 1 साल यहां रुका, 2 साल आगे रुका, 4 साल कहीं और रुका, तो ऐसे को बोलते हैं यायावर। और एनिकेत बोलता है कि उसका है तो एक जगह परमानेंट, हो सकता है कि उसने 50 साल जिंदगी के एक ही जगह गुजार दिए हो, लेकिन घर नहीं हो, ऐसा हो सकता है ना। तो एनिकेत और यायावर का अंतर समझ में आ गया। यायावर को जो बोलते हैं, यायावर को उर्दू में बोलते हैं खाना बदोश। यायावर हिंदी का शब्द है और उर्दू का शब्द है खाना बदोश। तो खाना बदोश क्या हो या यायावर का हो, एक ही बात है। जो भोजन की तलाश में, अब देखिए इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिसका अपना स्थायी निवास ना हो, जो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता हो, उसे खाना बदोश बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बढ़ते हैं भाई, इसके बाद चलते हैं। हाँ जी, गुड़ाकेश, जिसने नींद को जीत लिया हो। जिसने नींद को जीत लिया हो, ठीक है। जिसने नींद को जीत लिया हो, नींद पर विजय प्राप्त कर लिया, उसे गुड़ाकेश बोलते हैं। जैसे लक्ष्मण जी और अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया। लक्ष्मण जी और अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया, जिसने नींद को जीत लिया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। गुड़ाकेश अच्छा शब्द है, याद रखना है। मतलब कोई भी शब्द जो यहां लिखा जा रहा है, उसमें यह मत सोचना कि ये पूछा नहीं जा सकता, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद, हाँ बहुत आसान से दे रहा हूं, ऐसा लगेगा आपको कि भाई ये ठीक है, हमने कई कई बार पढ़ रखे, लेकिन हमारा मकसद होता है कि अगर आपने एक भी नया सीखा, हो सकता है कि इजी के चक्कर में आपने कभी पढ़ा नहीं हो, टीचर ने भी छोड़ दिया हो यार इजी है तो, लेकिन आज मिल गया तो बहुत है, पता नहीं वहां पर आ गया तो इसलिए इजी हो या टफ हो, रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई पुस्तक को
पांडुलिपि बोलते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक, हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि बोलते हैं। जब कोई भी पुस्तक लिखता है तो पहले क्या करता है, पहले हाथ से लिखता है, फिर उसको प्रिंट होने के लिए दिया जाता है। तो ओरिजिनल तो हाथ से लिखी जाती है, उसे पांडुलिपि बोला गया। ठीक है, और बढ़ते हैं भैया। इसके बाद एक और याद रखना है, जब लिखने की बात आई तो चंपू। चंपू ऐसी कला है, लिखने की ऐसी सिस्टम है जिसमें गद्य और पद दोनों हो, जिसमें प्रोज भी हो और पोइट्री भी हो, गद्य तथा पद दोनों हो। ऐसे लेखन जिसपे गद्य भी हो और पद भी हो, उसे चंपू बोलते हैं। ठीक है, मतलब बीच बीच में कविता रूप में भी आ रहा है, फिर कहानी भी चल रही है, फिर कविता आ रही है, फिर कहानी चल रही है, तो वो समझिए उसको बोलते हैं लिखने की चंपू शैली। ठीक है, और पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक को बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं एक और चीज। देखिए देखिए, एक शब्द होता है हमारा वृष्टि। वृष्टि मतलब होता है वर्षा, वृष्टि मतलब वर्षा। अब वृष्टि से 3-4 शब्द बनते हैं। पहला बनता है अनावृष्टि। अन मतलब कुछ नहीं होना, जैसे अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो अनावृष्टि मतलब जिसमें बारिश ना हो, वर्षा ना हो, तो उसे अनावृष्टि बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अल्पवृष्टि। अल्प मतलब कम, तो कम वर्षा को बोलेंगे अल्पवृष्टि, कम वर्षा। और तीसरा है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा, जब बारिश हो जाए, लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो बहुत ज्यादा बारिश को अतिवृष्टि बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक शब्द पर ध्यान दें तो उससे जुड़ते जुड़ते कई सारे शब्द बन जाते हैं। भाई बीच में कमेंट तो करो, काफी देर होगी कोई कमेंट नहीं आया, लगभग 7 मिनट हो गए, 7 मिनट से कोई कमेंट नहीं। तो वृष्टि से वृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि। ठीक है, और चलते हैं। देखिए, एक होता हमें समय। समय से संबंधित भी कई बार चीजें बन जाती हैं। तो समय की बात करते हैं तो समय से संबंधित कई सारी चीजें। पहली चीज हम समय में देखते हैं। ओके ऑल ओके, बहुत अच्छे आंचल जी। देखिए, पहला चीज समय की बात करें तो एक 24 घंटे के जो दिन होता है उसमें समय को किसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पहले आता है ब्रह्म मुहूर्त। ये जो है ना, ये जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, किताबों में कम मिलती है, जब पूछा जाता है तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब क्या है? ब्रह्म मुहूर्त सुबह के जल्दी के समय को बोलते हैं, 4-5 बजे का टाइम होता है। जो सुबह 4-5 बजे का समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। कहते हैं कि छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 4-5 बजे का समय, अंधेरा ही रहता तब तक। इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त के बाद आता पौ फटना। पौ फटना, ठीक है। पौ फटने का मतलब क्या है? अंधेरा था लेकिन अभी भी नीचे जमीन पर अंधेरा, लेकिन आकाश में हल्का सा उजाला दिखने लगता है। अगर कोई सुबह बहुत जल्दी जगते हैं तो वो देखते होंगे कि पूरे में अंधेरा रहता है, फिर अचानक से लगता है यार बिना लाइट के भी ऊपर उजाला सा दिखना शुरू हो गया, तो उसे बोलते हैं पौ फटना शुरू हो गया। ठीक है, पौ फटना का मतलब ब्रह्म मुहूर्त के थोड़ी समय बाद का होता है। और इसी को थोड़ा सा और लंबा टाइम कर दे तो ये हो जाता उषा काल। उषा काल का मतलब अब ये हो गया है कि अब जो है ज्यादा उजाला होने लगा है। तो हल्का सा अंधेरा है लेकिन उजाला है। पौ फटना मतलब बिल्कुल शुरुआत हुई है और उसके थोड़े समय बाद आता उषा काल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो पौ फटना उषा काल है, ये छोटे टाइम के लिए 15 मिनट तक, लगभग 10-15 मिनट में ही ये दोनों काम खत्म हो लेंगे। पहले लगेगा आकाश में उजाला सा हुआ, फिर एकदम से पूरे में उजाला सा फैलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है? सुबह का टाइम। सुबह को क्या बोलते हैं? उषा काल बोलते हैं, प्रातः काल बोलते हैं। तो प्रातः काल या सुबह जो होती है वो काफी लंबा समय है। अब प्रातः काल कब को बोलेंगे? 5 बजे भी प्रातः काल है, अगर उजाला निकल गया तो 6 बजे भी, 7 बजे भी, 8 बजे भी। सुबह का मतलब 9 बजे भी सुबह बोलते हैं आजकल तो सुबह और प्रातः काल ज्यादा टाइम की बात है, ये छोटे छोटे टाइम है। और ब्रह्म मुहूर्त समझ में आ गया है। इसके बाद अब प्रातः काल खत्म होगी, सुबह खत्म होगी, तो दोपहर से पहले का समय जो कहलाता पूर्वाहन। जरूर लिख लेना पूर्वाहन, दोपहर से पहले। दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। दोपहर के समय को बोलते हैं मध्याह्न। दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं।
और दोपहर के बाद को बोलते हैं अपराह्न, दोपहर के बाद। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमने कहां से शुरू किया, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है अरविंद जी, तो देखिए अरविंद जी, लाइव क्लास जो होती है दोपहर 2 बजे ही होती है, ऐप पर जो होती है 2 बजे, और यूट्यूब पर 8 बजे होती है शाम को। ठीक है, और आज जो है यूट्यूब पर हम टेस्ट का एनालाइज कराएंगे, जो हमने टेस्ट लिया मॉक टेस्ट। अगर किसी ने आप में से नहीं दिया तो मॉक टेस्ट जरूर दे देना, अभी आपके पास टाइम है। बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट है, जिसने दिया है वो थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे मॉक कैसा लगा उन्हें। ठीक है, तो ये पूर्वाह्न दोपहर से पहले, मध्याह्न दोपहर का समय, अपराह्न दोपहर के बाद का समय। देखिए मैं कितने तसल्ली बख्श बता रहा हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि दिमाग में फीड हो जाए, दिमाग में फीड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस मैंने कर दिया, मैंने तो पढ़ाया था, आपका जिम्मेदारी, ऐसा नहीं, फीड होना चाहिए। अभी नहीं दिया भाई टेस्ट, जरूर देना भाई। पहले दिया था टेस्ट नितिन जी, पिछली बार दिया था, इस बार का जरूर दीजिए। पिछली बार में और इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, ओके नितिन जी 161 बता रहे हैं। नितिन जी थोड़ी मेहनत बढ़ाओ, क्योंकि टेस्ट सर पर आ लिया है। अच्छा यहां तक समझ में आ गया। अपराह्न दोपहर के बाद का समय। अब दोपहर के बाद फिर स्थिति आती है किसकी, स्थिति आती है वो जब हल्का सा अंधेरा, हल्का सा उजाला होगा। शाम के समय से पहले जो बोलते हैं हल्का उजाला, उजाला हल्का अंधेरे को बोलते हैं गोधूली। सुबह को क्या बोलते हैं, उषा काल। शाम को बोलते हैं गोधूली। जब हल्का उजाला होता, हल्का अंधेरा, शाम को हल्का उजाला और हल्का अंधेरा, ठीक है, गोधूली कहलाता है। ठीक है, और ये भी छोटे टाइम का होता है। जैसे अगर पूछे गोधूली का विलोम क्या, तो उषा काल हो गया। लेकिन जैसे प्रातः काल होता है, ऐसी फिर आता है सायकाल, और सायकाल के बाद तो रात है ही है। सायकाल मतलब शाम का समय, सायकाल या शाम। ठीक है, ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टाइम। इसके बाद हम टाइम के पीरियड की बात करते हैं। तो सबसे छोटा जो टाइम होता है क्षण भर, जो कहता है कि भाई क्षण भर रुको, एक क्षण एक पल, यानी जो सेकंड होता है उसे क्षण या पल बोलते हैं। उसके बाद पहर हो गया। पहर का मतलब कि भैया 2 पहर, 3 पहर, 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। एक दिन 24 घंटा, 24 घंटे में 8 पहर। एक पहर क्या होता है, 3 घंटे का होता है। तो क्षण हो गया, सेकंड को बोलते हैं। ठीक है, क्षण या पल, ये सब चीजें समझने की है, क्षण या पल। इसके बाद पहर आ गया। पहर आ गया मतलब कि भैया एक 24 घंटे में कितने होते हैं, 8 पहर होते हैं। फिर इसके बाद आ गया एक दिन, दिन के बाद सप्ताह। ये तो क्लियर है, दिन सप्ताह महीना। लेकिन एक चीज है जरूर याद रखना है, जिसे बोलते हैं पक्ष या पखवाड़ा। ये देखिए पक्ष या पखवाड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 दिन का समय, एक दिन का तो एक दिन दिवस हो गया, लेकिन 7 दिन का सप्ताह हो गया। 15 दिन के समय को बोलते हैं पखवाड़ा या पक्ष। ठीक है, अब देखिए मैं कितनी छोटी छोटी चीज, कोई भी मिस नहीं करना चाह रहा ना, तभी तो मैं शुरू से लेकर लास्ट तक खींच रहा हूं। तो पक्ष या पखवाड़ा 15 दिन का समय, यानी 2 सप्ताह मिलाकर। ऐसा भी एक और चीज ध्यान रखिए, यहां पर पक्ष से बनता है एक पाक्षिक। पाक्षिक, ठीक है, पाक्षिक उसे बोलते हैं जो कि 15 दिन में कोई चीज रिपीट हो। 15 दिन में होने वाली घटना या 15 दिन में आवर्ती होने वाली घटना को बोलते हैं, रिपीट होने वाली घटना को बोलते हैं पाक्षिक। जैसे कोई मान लिया, जैसे एक अखबार होता है, आपने पढ़ा अखबार, डेली अखबार आ रहा है तो उसे बोलते हैं दैनिक। जैसे दैनिक जागरण, वो डेली आ रहा अखबार। अगर सप्ताह में एक बार कोई चीज आ रही है, पत्रिका आ रही है, तो उसे बोलते हैं साप्ताहिक। जो 15 दिन में एक बार आती है उसे बोलते हैं पाक्षिक। और जो एक महीने में एक बार पत्रिका आ रही है, किताब आ रही है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण नाम की पत्रिका आती थी, वो क्या बोलते हैं, मासिक पत्रिका। ठीक है, समझ में आ गया। तो पाक्षिक मतलब 15 दिन में होने वाली घटना, जो 15 दिन में रिपीट हो रही है उसे पाक्षिक बोलते हैं। और 15 दिन के समय को पक्ष बोलते हैं। पक्ष का याद रखिए, जैसे हमारा जो हिंदू महीना होता है, हिंदी महीने में क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं। 15-15 दिन के 2 टाइम होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। एक पूर्णिमा से अमावस्या, एक अमावस्या से पूर्णिमा। ठीक है, तो 2 पक्ष हो जाते हैं, 15-15 दिन के 2 समय हो जाते हैं। तो पक्ष या पखवाड़ा 15 दिन, पाक्षिक हो गया 15 दिन में होने वाली घटना। अब पाक्षिक के बाद आ गया महीने को मास बोलते हैं, और महीने में होने वाली घटना मासिक हो गया।
ठीक है। इसके बाद त्रैमासिक 3 महीना, चतुर्मासिक 6 माही 6 महीने में हो गया, एक वार्षिक हो गया। वार्षिक का मतलब वर्ष में होने वाली घटना, ये भी क्लियर है। वर्ष का मतलब जानते ही है। इसके बाद अगर आपसे कोई कहे 10 वर्ष, 10 वर्ष को बोलते दशक, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। दशक बोलते हैं 10 वर्ष के समय को। इसके बाद 100 वर्ष के समय को क्या बोलते हैं? शताब्दी। और 1000 वर्ष के समय को क्या बोलते हैं? सहस्राब्दी। सहस्र मतलब 1000 को बोलते हैं। शत जो होता है वो 100 के लिए होता है, शत मतलब 100, और सहस्र मतलब होता है 1000। ऐसी ही चीजों पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब्द जो होता है वो वर्ष के लिए होता है, शत प्लस अब्दी, शताब्दी, सहस्राब्दी। क्लियर है? याद रखना यहां पर अब्द जो होता है वो वर्ष के लिए होता है, अब्द होता है वर्ष के लिए, और अब्ज जो होता है वो कमल के लिए होता है, कमल को अब्ज बोलते हैं, ठीक है। ये समय का भी समझ में आ गया होगा। मैंने कहां से शुरू किया? एक पल से शुरू किया, और आपको 1000 वर्षों तक का बारे में, किस चीज को, कितने समय को क्या बोला जाता है, ये बताया हमने। हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी चीज मिस हो जाए, इसीलिए हम उसी हिसाब से बताकर चलते हैं। चाहे मुझे पता आप इनमें से सभी चीजों को लगभग जानते होगे, हो सकता है एक हाथ में डाउट हो, वो भी तो क्लियर होना चाहिए ना। अब बहुत सारे क्या कि छोटी सी चीज पर अटक जाते हैं, शताब्दी पता है, दशक भूल गए, सहस्राब्दी शताब्दी में कंफ्यूज हो गए, तो वो कंफ्यूजन भी तो खत्म करना है, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। और चलते हैं भाई, इसके बाद आ जाते हैं अगोचर। एक शब्द लिखते हैं अगोचर। अगोचर का मतलब ये है जो इंद्रियों से परे हो, यही लैंग्वेज आती है ज्यादातर, जो इंद्रियों से परे हो। अब इंद्रिय क्या होती है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। हमारी आंख है, हमारी नाक है, हमारी जीभ है, हमारी स्किन है, हमारा मुंह है, फिर हमारे कान है। तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इन 5 ज्ञान इंद्रियों से हम क्या करते हैं? हम पहला किसी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, उसकी स्मेल आ रही है, या उसका हम टच महसूस कर रहे हैं। 5 से हम सेंस जो है उनसे हम चीजों को ग्रहण करते हैं। ऐसी कोई चीज जो इन 5 इंद्रियों से बाहर हो तो उसे बोलते हैं अगोचर। जो दिखाई ना दे, आंख जिसे देख नहीं सकती, कान में जिसकी आवाज सुनाई नहीं दे सकती, जिसको हम मतलब चक्कर नहीं बता सकते इसका स्वाद कैसा है, जिसकी हमें स्मेल नहीं आ सकती, और जो हमें टच भी करे तो हमें टच महसूस नहीं हो, ऐसी चीजों को बोलते हैं अगोचर। तो जनरली भगवान को अगोचर बोला जाता है। भगवान को क्या बोलते हैं? अगोचर बोलते हैं, क्योंकि ना तो दिखाई देते, ना सुनाई देते, ना ही उनका टच हमें महसूस होता, ना उनकी गंध आती है, तो इसलिए अगोचर कहा जाता है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा अगोचर का मतलब क्या है। तो याद रखना, गोचर जो है, जो इंद्रियों की चीज है, जो भौतिक चीज है, उसको गोचर बोलते हैं। अगोचर होता है जो भौतिक चीज नहीं होती, ठीक है, फिजिकल जो चीज नहीं होती उसे अगोचर बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? और बढ़ते भाई, इसके बाद चलते हैं हम, एक शब्द कुलीन, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो। अब आपको कुलीन का विलोम बताना है। जिसका जन्म ऊंचे कुल में हो उसे कुलीन बोलते हैं भाई। इसका विलोम बताइए थोड़ा सा, देखते हैं कौन बताएंगे। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है आपका। जब पूछते तो आप कमेंट नहीं करते। चलिए जी, आ जाते हैं। तो कुलीन का मतलब क्या होता है उसको समझिए। कुलीन का मतलब जिसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो। नहीं पता? ओके जी, आंचल जी। इसका विलोम है अंत्यज। बहुत अच्छा शब्द है अंत्यज। अंत्यज का अर्थ होता है जिसका जन्म नीचे कुल में हुआ हो, नीची जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज बोलते हैं।
ऊंचे जाति में या ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन बोलते हैं। ओके जी, आंचल जी, नितिन जी, बहुत बढ़िया भाई। तो लिख लेना, ये एक दूसरे के विलोम हो गए, इसका अर्थ भी लिख लेना है। कुलीन का विलोम हो गया है अंत्यज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए जी, मुझे लग रहा है कि इतना बहुत है, काफी शब्द हो गए हैं, क्योंकि शब्दों में यही है कि एक साथ ज्यादा इकट्ठे नहीं करने चाहिए, कम पढ़िए लेकिन उनको समझिए, जितना समझेंगे उतना अच्छा है भाई। ठीक, और जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो उनसे कहूंगा मैं टेस्ट दीजिए, 8 बजे शाम को मिलते हैं, उसका एनालाइज कराएंगे टेस्ट का, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, जिन्होंने दिया होगा उन्होंने महसूस किया होगा। तो 8 बजे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।